हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 6 मटीरियल्स अराउंड अस। द मटीरियल यूज टू मेक द क्रूशिबल आर क्ले एंड आयरन। तो ये लिखा गया है रस रत्न समुच्चय में कि जो मटीरियल है जो क्रूशिबल बनाते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस वेसल यूज टू मेल्ट सब्सटेंस, वो क्ले और आयरन से बनाई जाती हैं। तो जो वेसल्स हैं, बर्तन हैं, वो मिट्टी से, लोहे से बनाए जाते हैं, ऐसा लिखा गया है। तो हम देखते हैं ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें ऑब्जर्व करने हैं, वो हमें सीखने हैं कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं। तो गुलहान और जो शीता हैं, समर ब्रेक के बाद वो काफ़ी थ्रिल्ड हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं अपने स्कूल को वापस जाने के लिए। वो अपने क्लासरूम को एंटर करते हैं और बात करने लगते हैं कि आज तुम क्या लेकर के आए हो। तो शीता पूछती है, तो लुक आई हैव अ न्यू बुक। बच्चा बोलता है, मैं तो नई किताब लाया हूँ। बच्ची बोलती है कि मेरे पास नई नोटबुक है और नया पेन है। कुछ देर बाद मैडम विद्या, जो उनकी साइंस टीचर हैं, वो क्लास में आती हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करती हैं। बच्चों से बात करना वो स्टार्ट करती हैं। वो पूछती हैं कि हाउ जो चीज़ें हैं वो हमारे आसपास हैं वो एक दूसरे से कैसे एक जैसी हैं और कैसे अलग हैं। मतलब हमारे आसपास जो भी कुछ है उनमें क्या क्या चीज़ों में सिमिलैरिटी है और क्या क्या चीज़ों में डिफरेंसेस है। तो कई सारी जो चीज़ें हैं उनकी शेप अलग हो सकती है, बट हो सकता है उनका कलर सेम हो। आपकी जो डेस्क है जिस पे आप हैं, आपकी जो चेयर है, बिल्कुल अलग अलग है ना। डेस्क पे आपने अपने हाथ रखे हुए हैं, बैग रखा हुआ है हो सकता है, और चेयर पे आप बैठे हैं, उन दोनों का कलर ब्राउन हो सकता है ना। क्लास के दरवाजे का भी कलर ब्राउन हो सकता है, बट वो चीज़ें तो अलग अलग हैं, है ना। उनकी शेप अलग है बट कलर हो सकता है उनका सेम हो। और कई बार चीज़ों का कलर सेम होता है, शेप अलग होती है, शेप सेम होती है, कलर अलग होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार हम चीज़ों को टच करके ही बता सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। कुछ चीज़ें हैवी होती हैं, कुछ चीज़ें लाइटर होती हैं। जैसे कि अगर आप एक पेपर को पकड़ेंगे तो वो हल्का है, बुक पूरी उठाएंगे तो वो भारी होती है। चीज़ें अलग अलग बनी होती हैं सामान। जैसे कि वुड है, वुड से बना क्या क्या हो गया, आपका जो क्लासरूम का डोर है वो भी वुड से बना है। हो सकता है जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो भी वुड की बनी हुई हो। आपकी पेंसिल भी वुड की बनी हो सकती है, आपका पेन मेटल का भी हो सकता है, आपका पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, मटीरियल्स हैं। तो एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज़ रेफर टू एज मटीरियल। तो कोई भी सब्सटेंस जिससे आप कोई सामान बनाते हैं वो मटीरियल होता है। एक्टिविटी है आइडेंटिफाई करना है अपने आसपास की चीज़ों को। सपोज करिए आपने एक पेन को ऑब्जर्व किया, वो प्लास्टिक से बना है। आपने चेयर को ऑब्जर्व किया, वो वुड से बनी है। डेली लाइफ में आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और, है ना, देखते हैं कि वो किस किस चीज़ से बनी हुई है। तो बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटीरियल। यहाँ पे बताते हैं कि अर्लीस्ट पॉटरी होती है, ये जो बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन, ये हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे 7000 से 8000 साल पहले तक के मिलते हैं खुदाई में। गंगा प्लेन्स में, लहुरा देवा में, बलूचिस्तान में, जो कि मेहगढ़ बोला जाता था पहले, जिसे अबाउट 4000 साल पहले सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में डेवलप हो चुकी थी टेक्निक व्हील टर्न पॉटरी प्रोटेक्शन। मतलब व्हील पे घुमा करके जो पॉट्स बनाए जाते हैं वो तभी डेवलप हो गया था। पिगमेंटेशन करना, यानी कि कलर वगैरह बनना, उसको डेकोरेट करना, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें तभी डिस्कवर हो चुकी थी कई हज़ार साल पहले हमारे देश में। और इन टेक्निक्स को फर्दर सोफिस्टिकेट किया, बहुत ज़्यादा और रिफाइन करके ये टेक्निक हड़प्पन सिविलाइजेशन में इस्तेमाल की जाने लगी, जिसमें ब्राइट रेड सरफेस पर ब्लैक कलर का पेंट भी बनाया जाता था और खूब ज्योमेट्रिक पैटर्न, कहीं पर सर्कल, कहीं पर ट्रायंगल्स, खूब सजाया जाता था। इसमें जानवर या फिर एक्वेटिक एनिमल्स भी पैटर्न्स में बनाए जाते थे। पॉट्स, डिशेस, बोल्स, है ना, ये मिट्टी के बनाए जाते थे। और काफ़ी सारा सामान था जो अलग अलग मेटल का भी बनाया जाता था। जो वो होती थी ना, ईंटें होती थी, वो भी बेक की जाती थी, पकी हुई ईंटें लगाई जाती थी। और बेक्ड क्ले, जिसको टेराकोटा बोलते हैं, ऐसे कई सारे बर्तन बनाए जाते थे उससे। इन सब को यूज़ किया जाता था खाने को स्टोर करने के लिए, ऑयल घी को स्टोर करने के लिए। कुछ बहुत ही बड़े बड़े स्टोरेज जार भी बनाए जाते थे। और पॉटरी वगैरह बनाई थी
उस समय की, जो कि आज हमें दिल्ली के म्यूज़ियम में देखने के लिए मिल जाएगी। तो बेसिकली ये अलग अलग चीज़ों से सब सामान इतने सदियों पहले भी बनाया जाता था, ये बताने की कोशिश की गई है। अब आती है एक्टिविटी हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। मटेरियल को आप कैसे ग्रुप कर सकते हैं? तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप मटेरियल को ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि शेप, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस, या मटेरियल जिससे वो बने हुए होते हैं। शेप, कोई गोल हो सकता है, कोई स्क्वायर हो सकता है ना, कोई रेक्टेंगल हो सकता है। उनका कलर क्या है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, उनमें चमक है या फिर वो डल है ना। इस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो ये सब आप लोग क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इनको क्लासिफाई कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक की बनी होंगी, तो आप प्लास्टिक वालों को एक साथ रख सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो हो सकता है स्टील की बनी हो, या फिर आप कलर के हिसाब से भी उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफाई करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल एंड सम मटीरियल कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कई सारे तरीक़ों के बने हो सकते हैं, है ना। ये हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक जो बाउल है, कटोरी है, वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, वो स्टील की भी हो सकती है, वो क्ले की भी बनी हुई हो सकती है, वो सिल्वर की भी हो सकती है ना। तो एक ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल से बनाया जा सकता है, और आप कई सारे तरीके से उसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं, कलर के बेस पे, शाइन के, है ना। तो मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स, उसको ही हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी दे हैव। सिमिलरली वी कैन क्लासिफाई मटेरियल बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज़। तो अलग अलग तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें एक्टिविटी है कि एक टम्बलर है, टम्बलर हिंदी में ग्लास बोलते हैं, वो किस किस चीज़ का बना हुआ हो सकता है। टम्बलर ग्लास का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, प्लास्टिक की भी ग्लासेस हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पेपर के मटेरियल का बना हुआ कोई बर्तन हो सकता है? खाने बनाने का जो बर्तन है वो पेपर का हो सकता है? तो नहीं होगा भाई, खाना कैसे पकेगा, जल जाएगा ना वो। तो टम्बलर ग्लास जो है वो कपड़े का क्यों नहीं हो सकता? कपड़ा गीला हो जाएगा, पानी कैसे रखोगे? तो आपको हिसाब से ही चीज़ें बनानी होती हैं। मटीरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी केपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर, है ना। तो टम्बलर का जो भी, जैसे मटेरियल का टम्बलर बना रहे हो, कम से कम उसमें पानी टिक जाए, ऐसा तो होना ही चाहिए। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बनेगा? उसके यूज़ के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे कि ग्लास है, कि पानी रुक जाए इस तरीके का मटेरियल हम लोगों को उस पर लगाना होता है। तो वी मे यूज़ डिफरेंट मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पेन मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल एंड इंक। तो एक ही ऑब्जेक्ट में हम डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने के लिए। जैसे कि पेन जो है उसमें वो प्लास्टिक भी यूज़ करते हैं हम लोग, मेटल भी यूज़ करते हैं, और इंक का भी इस्तेमाल हम उसमें करते हैं। अब ये बच्ची सोच रही है, वाई आर डिफरेंट मटीरियल यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। तो अलग अलग स्पोर्ट्स की जो बॉल्स होती हैं वो अलग अलग क्यों होती हैं? क्योंकि किसी स्पोर्ट में स्पिन ज़्यादा चाहिए होती है, उछाल ज़्यादा चाहिए होता है, किसी स्पोर्ट में कि वो दूर तक जाए, है ना, किसी स्पोर्ट में पास ही रहे टक टक करने के लिए। तो अलग अलग मटेरियल का हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं। टेनिस बॉल देखो ऐसी होती है, गद्देदार होती है। क्रिकेट की बॉल काफ़ी ज़्यादा लेदर की बनी होती है। हैंड एक्सरसाइज बॉल जो है वो रबर की भी हो सकती है या फिर हैवी भी हो सकती है। तो यूज़ के हिसाब से हम लोग अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जैसा इस्तेमाल होगा उसी हिसाब से हम लोग वो मटेरियल बना लेंगे। तो अब आगे देखिए कि क्लास में डिस्कस करना है बॉल की और प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि उसका साइज़ क्या है, कलर क्या है, वो छूने में कैसा है, और किसका बाउंस ज़्यादा हाई है। और अंडरस्टैंड करिए कि जो बॉल्स हैं वो स्पेसिफिक मटेरियल की ही क्यों बनी हुई होती हैं, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए। तो वो आप लोग देख सकते हैं कि जिसमें जैसी ज़रूरत होती है वैसा मटेरियल इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखो, ऑब्ज़र्व करो ये ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से ग्रुप किया गया है। यू माइट हैव ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू शेप्स, शेप के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, या फिर मटेरियल जो इसमें इस्तेमाल हुआ है उसके हिसाब से भी आप ग्रुप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो सीखा है सबसे, वो ये सीखा है कि मटेरियल
मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो ये इंपॉर्टेंट है, मटेरियल आप उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए किचन में हम लोग बर्तनों को ऐसे प्लेस करते हैं कि सारी प्लेट्स एक साथ रख देते हैं, सारे ग्लास एक साथ, सारे बाउल्स एक साथ। तो ग्रोसर जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, वो भी बिल्कुल हिसाब से कि सारे मसाले एक तरफ है ना, सारे बिस्किट एक तरफ, तो ऐसे करके वो अच्छे से सॉर्ट करके रखते हैं। तो केमिस्ट की शॉप पर जाकर के आप पूछ सकते हैं कि वो दवाइयाँ कैसे रखते हैं, ये आपको बोला गया है। अब आगे बताते हैं व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ऑब्जर्व करें, आइडेंटिफाई करें कि मटेरियल कैसा दिख रहा है, उसके बेसिस पे। मटेरियल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। जो फ्रेशली कट बिल्कुल लकड़ी होती है वो अनपॉलिश्ड होती है। लकड़ी होती है जब आपने डायरेक्ट पेड़ काटा होता है तो उसमें कोई पॉलिशिंग नहीं होती, उसकी अपीयरेंस अलग होती है। वो आयरन से काफ़ी डिफरेंट होती है दिखने में। आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग होता है। हाउएवर इन सब में कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो सिमिलर होंगी। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब कुछ इनकी ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो ये वुड से अलग होंगी, है ना। अब आपको एक सॉर्टिंग चैलेंज दिया गया है कि कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को कलेक्ट करिए, जैसे कि कार्डबोर्ड का जो गत्ता होता है उसको कलेक्ट करें, लकड़ी का चौक, कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम की फॉइल और मटेरियल जो कि ब्रास का हो, ब्रॉन्ज का हो, स्टील का हो, अलग अलग मटेरियल आपको कलेक्ट करने हैं। अब देखिए कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से कौन सा जो है वो शाइन कर रहा है, कौन सा टेक्सचर है उसका, खुरदरा है, सॉफ्ट है, उनका कलर क्या है और उनका एक अलग सा नोटिसेबल फीचर क्या है। फिर आप उसको अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो आपने चीज़ें कलेक्ट करी है ना, उनके अपीयरेंस के हिसाब से कि वो कैसे दिख रहे हैं उसके हिसाब से भी आप उनको ग्रुप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सिखाने की कोशिश की जा रही है ना वो ये है कि लश्चरस क्या होता है। लश्चर का मतलब होता है चमक। तो मटेरियल जिनका शाइनी सरफेस होता है, जो चमकते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे कि इनकी अपीयरेंस लश्चरस है। लश्चरस अपीयरेंस क्या होता है, जो शाइनी जिनका सरफेस होता है। मटेरियल जो लश्चर करते हैं ना वो होते हैं मेटल। ज़्यादातर जो मेटल्स होती है ना वो चमकती हैं, जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। मेटल्स में लश्चर होती है। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी क्या हो गई कि मेटल में लश्चर होती है। मेटल्स जो हैं वो हो सकता है समय के साथ साथ नॉन लस्ट्रस भी हो जाएं। जब वो हवा के और पानी के कांटेक्ट में आते हैं ना तो वो गंदे हो जाते हैं, तो हो सकता है उनमें चमक रहे ना। ठीक है, तो मेटल्स में जनरली लश्चर होती है, हवा के कांटेक्ट में आकर के वो कई बार जो है उन पे कोरूजन, गंदगी लग जाती है। अब दूसरे टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो कभी भी नहीं चमकते, वो होते हैं नॉन लश्चरस सब्सटेंस, जैसे कि पेपर हो गया, लकड़ी हो गई, रबर हो गई, जूट का कपड़ा हो गया, है ना। ये सब चमकते नहीं हैं, तो ये नॉन लश्चरस हो गए। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, सब कुछ जो चमकता है वो सोना नहीं होता, ये एक पुरानी कहावत है। सारे के सारे जो मेटल्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो भी शाइन करें। जो सर्फ और कई बार जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भी चमकने लगते हैं। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि लश्चरस चीज़ चमकदार होती है, बट ज़रूरी नहीं कि सारी चमकदार चीज़ें मेटल ही हों। अब नॉट ऑल द मटीरियल दैट शाइन आर मेटल। Surface of some material are made shiny by polishing or coating them with layer of plastic, wax or other material which makes them look shiny. These material may not be metals. तो कुछ मेटल ऐसे हो सकते हैं जो चमकते हो, कई बार मेटल नहीं भी चमकते, और कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो मेटल नहीं होती वो भी चमकती हैं। कैसे? उन पर पॉलिश कर दिया जाता है, ऑयलिंग कर दी जाती है, कई बार उन पर वैक्स लगा दिया जाता है, प्लास्टिक लगा दी जाती है, जिसकी वजह से वो चमक रही होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जो वुड है उसमें चमक नहीं होती, और जब हम वुड पे पॉलिश कर देते हैं तो वुड भी चमकने लगती है। विच मटीरियल्स आर हार्ड, तो एक सॉफ्ट होता है मटीरियल जो दब जाएगा। हार्ड आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, आप उसको दबा नहीं सकते। तो सॉफ्ट मटेरियल क्या होते हैं, जैसे कि इरेज़र, आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। आप इरेज़र को दबाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि वो सॉफ्ट है। लकड़ी जो है वो हार्ड होती है, दबाने से अंदर की तरफ को नहीं दबती। आयरन हार्ड होता है,
पत्थर हार्ड होता है। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, आप उनको अगर दबाओगे अपने हाथ से वो नीचे नहीं दबेंगे। सॉफ्ट चीज़ें क्या होती हैं, जो दब जाती हैं। तो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर सॉफ्ट, वाइल अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच आर हार्ड। ठीक है, तो ये वाला हो गया। हाउ एवर दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव इन नेचर। एग्जाम्पल के लिए कई बार आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आयरन भी, जैसे कि क्या होता है ना, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी कई बार जो ख़राब हो जाता है, पुराना हो जाता है, वो नीचे की तरफ को दब सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ रिलेटिव होती हैं। जैसे कि रबर हार्ड है, कब हार्ड है रबर, जब वो स्पॉन्ज से आप उसको कंपेयर करेंगे। स्पॉन्ज तो रबर से भी ज़्यादा दब जाता है, बट जनरली हम देखें तो रबर और स्पॉन्ज दोनों सॉफ्ट होते हैं, और कंपैरिजन करेंगे तो स्पॉन्ज ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कंपेरेटिव बोल सकते हैं कि कंपेयर करने पे प्रॉपर्टीज़ हम एक दूसरे की डिफ़र करते हैं। समझ रहे हैं ना आप, कंफ्यूज नहीं हुए ना। हार्ड जो चीज़ दबती नहीं है वो हार्ड है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। सॉफ्ट क्या चीज़ है, जैसे कि रबर जो कि दब जाती है, स्पॉन्ज जो कि दब जाता है, ये सब चीज़ें सॉफ्ट हैं। ऑब्जर्व करना है एक्टिविटी कि पत्थर हार्ड होता है, वाटर बॉटल कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है, पिलो सॉफ्ट होता है, टम्बलर हार्ड होता है, टेबल हार्ड होता है, स्वेटर सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। आपने सीखा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कोई चीज़ चमकती है, कोई चीज़ हार्ड होती है, कोई चीज़ सॉफ्ट होती है, और किसी का कलर अलग होता है ना। अब 2-3 और प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट, इम्पॉर्टेंट है ये, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या होती है, जिस चीज़ के आप आर पार देख सकते हैं, जो चीज़ आप आर पार देख सकते हैं वो चीज़ होती है ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास, जैसे कि एयर, जैसे कि वाटर, इनके आप आर पार देख सकते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। और एक होता है ओपेक, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे कि वुड। और एक होता है ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखता है और थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता। एग्जाम्पल के लिए बटर पेपर या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास, ये होते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट एग्जाम्पल है बटर पेपर और फ्रॉस्टेड ग्लास, जिनके आसपास आर पार आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो और थोड़ा थोड़ा नहीं देख सकते हो। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, और ओपेक क्या होता है। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ये 3 टाइप के जो हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ग्लास, एयर, वाटर। ओपेक जिसके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते, जैसे कि वुड या फिर मेटल्स। ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा और थोड़ा थोड़ा नहीं दिखेगा, ये होता है ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल के लिए बटर पेपर। तो बच्चे खेल रहे हैं छुपन छुपाई, ठीक है, तो एक बच्चा है, इसके पेड़ के पीछे पूरा छुप गया, तो ये पेड़ क्या है, वुड है, यानी कि आर पार बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये हो गया ओपेक, आर पार नहीं दिखेगा। ठीक है, देखो ये बच्ची बिल्कुल नहीं दिखेगी, यहाँ सामने से देखेंगे। ये देखो ये बच्ची एक ऐसे ग्लास डोर के पीछे है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। ये बच्चा भी शीशे के ग्लास के पीछे है, ये भी ट्रांसलूसेंट हो गया, है ना। और एक बच्चा है बिल्कुल ओपन में ही खड़ा है, तो वो तो ट्रांसपेरेंट हो गया, हवा में खड़ा है ना। तो ये एक्टिविटी थी। एक और एक्टिविटी है, लेट अस क्लासिफाई ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर जो है वो क्या है, बटर पेपर, ये तो ट्रांसलूसेंट है। इरेज़र क्या आर पार दिखता है, नहीं दिखता ना, तो इरेज़र जो है वो क्या हो गई, इरेज़र तो प्रॉपरली ओपेक हो गई। क्यों, क्योंकि इसके आर पार तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ना। और ये ग्लास टम्बलर के आर पार तो आराम से दिख रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गई। फ्रॉस्टेड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास भी क्या है, ट्रांसलूसेंट है। विंडो ग्लास क्या है, विंडो ग्लास भी हमारा, विंडो ग्लास के आर पार तो आप लोग देख सकते हैं ना, तो ट्रांसपेरेंट है। विंडो ग्लास ट्रांसपेरेंट है, मैंने ऊपर हाँ ये वाला ट्रांसपेरेंट है, हो गया। वुडन बोर्ड तो ओपेक है, इसके आर पार आप नहीं देख सकते। तो ये हमने देख लिया कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक क्या क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट साफ साफ दिख रहा है आर पार, एयर। ट्रांसलूसेंट बटर पेपर, क्लियर नहीं दिख रहा है। और ओपेक वुड, बिल्कुल भी आर पार नहीं दिखेगा।
व्हाट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर एंड व्हाट इज़ नॉट। तो पानी में क्या घुल सकता है और क्या नहीं घुल सकता, तो अब हम ये देखेंगे। तो जो चीज़ पानी में घुल सकती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सॉल्यूबल है, और जो पानी में नहीं घुलेगी वो इनसॉल्यूबल है। जैसे कि चीनी और नमक, आप घोल के देखिए, पानी में घुल जाता है तो चीनी और नमक क्या हो गया, सॉल्यूबल हो गया। और आप सैंड को पानी में घोल के देखिए, नहीं घुलेगी, तो सैंड क्या हो गई, सैंड इनसॉल्यूबल हमारी होती है। तो यहाँ पर अब हमें यही बताया गया है कि जो गुल्हान है उसको पसीना आ रहा था जब वो घर वापस आया शाम को खेल करके, वो काफ़ी थका हुआ था और वो काफ़ी थर्स्टी था, यानी काफ़ी प्यासा था। गुल्हान की मदर ने उसको पानी दिया, मतलब लेमोनेड दिया, जिसमें थोड़ी सी चीनी थी और थोड़ा सा नमक था, और उसमें चीनी नमक तो घुल गया, है ना। तो यानी कि क्या मतलब है कि चीनी नमक पानी में सॉल्यूबल होता है। अब आपको बोला गया है कि एक एक्टिविटी करो कि शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें पानी में घोल करके देखो। तो देखो, शुगर, सॉल्ट ये पानी में घुल जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें पानी में नहीं घुलेंगी। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको करनी है कि आपको 5 गिलास पानी लेना है, और उसमें आपको 5 टम्बलर्स लेने हैं, 5 ग्लास लेने हैं, और हर ग्लास में आपको इस तरीके से पानी भर देना है। अब एक में आप लोग चीनी डालिए, एक में नमक डालिए, एक में चॉक पाउडर डालिए, एक में सैंड और एक में सॉडस्ट, फिर उसको घोलिए। फिर थोड़ी देर बाद प्रेडिक्ट करिए, स्टिर करके मतलब घोलना होता है, प्रेडिक्ट करिए कि कौन सा घुलेगा कौन सा नहीं घुलेगा। शुगर डिसअपियर हो जाएगी, सॉल्ट भी हो जाएगा, चॉक पाउडर नहीं होगा, सैंड नहीं होगी, सॉडस्ट नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं एक्टिविटी को। तो यही है कि जो चीज़ कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है, मतलब कोई चीज़ आप पानी में घोल रहे हैं और फिर वो गायब हो गई, फिर वो चीज़ आपको दिख ही नहीं रही है। आपने पानी में चीनी डाली, उसको स्टिर किया, उसको घुमाया, और वो डिसअपियर हो गई, यानी कि गायब हो गई, तो इसका मतलब है वो सॉल्यूबल है। और जो चीज़ पानी में डिसअपियर नहीं होगी वो इनसॉल्यूबल होती है। तो ये हो गया, इनसॉल्यूबल मटेरियल पानी में तो ऐसे करके दिख जाएगा, और सॉल्यूबल होगा तो पानी बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अब ORS क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रेट करना, खुद को पानी प्रोवाइड करना। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि अगर बीमार हो जाता है किसी को, बहुत ज़्यादा उल्टी या दस्त लग जाते हैं, तो ORS फिर उसको पिलाया जाता है। आप घर में भी अपना ORS बना सकते हैं, या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से ORS के रेडीमेड पैकेट होते हैं वो ला सकते हैं। घर में क्या करना है आपको कि 1 लीटर पानी लेना है, उसको मतलब अच्छे से पका लेना है, और पका करके मतलब बेसिकली गर्म करके ठंडा कर लेना है। फिर उसमें 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डालना है, और बस फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक बॉइल्ड और कूल वाटर में डालना है, मतलब पहले आपने उसको गर्म करा फिर ठंडा कर दिया, और आपका ORS तैयार हो गया। अभी बच्चा सोच रहा है, डू लिक्विड्स लाइक ऑयल, विनेगर एंड हनी डिजॉल्व इन वाटर। तो लिक्विड जैसे कि ऑयल हो गया, विनेगर हो गया, हनी हो गया, क्या ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं? तो देखो, ऑयल तो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, विनेगर हो जाता है, हनी डिजॉल्व हो जाता है, बट पानी का कलर चेंज हो जाता है। अब बच्ची सोच रही है, व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर। तो वाटर में जो गैसेस प्रेजेंट होती है, क्या वो डिजॉल्व हो जाती हैं पानी में? तो देखते हैं, कुछ लिक्विड जो होते हैं कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ, और कुछ कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि ऑयल एक अलग लेयर फॉर्म कर लेता है अगर आप उसको घोलते हैं तो। सिमिलरली कुछ गैसेस सॉल्यूबल होती हैं और कुछ गैसेस सॉल्यूबल नहीं होती। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है पानी में, ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाती है पानी में, तभी पानी में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रह पाते हैं। मछली अपनी ऑक्सीजन पानी से ही लेती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये ORS आप कैसे बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ORS कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम बाय मिक्सिंग 6 टीस्पून ऑफ शुगर एंड ½ टीस्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ORS कैसे बनाया जाता है आपसे पूछा जा सकता है। अब हमने देखा है कि कौन सी चीज़ है जो सॉल्युबल हो सकती है, कौन सी चीज़ है जो सॉल्युबल नहीं होती है।
अब आपको देखना है कि कोई चीज़ भारी या फिर हल्की कैसे होती है। तो आपको बोला गया है कि 3 पेपर कप्स आप लोगों को लेने हैं या फिर कटोरी लेनी है और हर किसी को आधा आधा फिल कर देना है। किस किस चीज़ से? ए मार्क वाला जो है उसमें आपको वाटर भरना है, फिर उसके बाद आपको एक बी मार्क करना है, उसमें आप लोगों को क्या भरना है? मिट्टी भरनी है। और सी को आपने जो मार्क किया है उसमें आपको पेबल्स यानी कि पत्थर भर देने हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हैवी है, तो आप इसको वेइंग मशीन में नाप करके नोट कर सकते हैं। तो पानी, सैंड या पेबल्स, तो आप लोग देखेंगे कि जो पत्थर होंगे ना वो सबसे ज़्यादा भारी आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप सेम अमाउंट का पानी ले रहे हैं, सेम सैंड ले रहे हैं और सेम अमाउंट का आपको पेबल ले रहे हैं ना, तो पत्थर सबसे ज़्यादा भारी होते हैं। तो आपने इन्फर क्या करा कि कौन सा लाइट है, तो वाटर जो है वो लाइट निकलेगा, हल्का निकलेगा और पेबल्स भारी निकलेंगे। तो वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। तो उसका भार, आप कोई चीज़ हल्की है या कोई चीज़ भारी है, आप उसको कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ इट मास, कि उसका मास कितना है। मास ज़्यादा है तो भारी है, मास कम है तो हल्की है। तो द वन विच इज़ हैवियर, तो जो चीज़ हैवी होती है, ठीक है, हैवी जो होती है उसका क्या होता है? मास ज़्यादा होता है। और जो चीज़ लाइट होती है ना, उसका मास क्या होता है? कम होता है। तो जो हैवी चीज़ है उसका मास ज़्यादा होता है और जो लाइट वाली चीज़ है उसका मास कम होता है। तो वेट जो है वो कई बार मोस्ट कॉमन लैंग्वेज होती है कि भाई हम क्या क्या वेट है इसका, है ना। वेट और मास में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। अब स्पेस और वॉल्यूम। अब स्पेस और वॉल्यूम क्या होता है? एक और एक्टिविटी टीचर ने करवाई। जो मैम विद्या मैम है वो क्लास में आई और उन्होंने बच्चों को बोला कि अपने बैग्स को सीट पर रख दीजिए और फिर उसके बाद बैठ जाइए। अब बच्चों ने कहा कि मैम सीट पे तो बैग है, हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं अच्छे से। तो यानी कि क्या हुआ? स्पेस की कमी हो गई ना अब सीट पर। अब इसी तरह से उन्होंने कन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2 ग्लासेस आपको लेने हैं और एक जो है आपको आधा भरना है और एक आपको पूरा भरना है। अब देखो, दोनों के दोनों जो ग्लासेस हैं उसमें वाटर का लेवल अलग अलग है। अब विद्या मैम ने एलेबोरेट किया कि बोथ टम्बलर हैव सेम कैपेसिटी। दोनों के दोनों जो टम्बलर हैं उनकी कैपेसिटी सेम है, यानी कि साइज़ तो दोनों का बिल्कुल सेम है ना। तो उसमें फुल पानी भरा जा सकता है, बट हमने इसमें आधा भरा है और इसमें पूरा भरा है। द वाटर लेवल डिफर्स इन ईच केस, इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर इज़ डिफरेंट। तो दोनों सेम साइज़ के ग्लास है बट एक में आधा है पानी और एक में पूरा है, तो इसका मतलब है कि कुछ तो अंतर अब इसमें आ रहा है ना। तो वाटर जो पहले टम्बलर में है वो कम स्पेस ले रहा है ना, इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें कम है। दूसरा वाला जो टम्बलर है उसमें ज़्यादा स्पेस ले रहा है पानी, इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा है ना। इसका पहला वाला जो है इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कम है और इस वाले में वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है तो पूरा ग्लास भर गया। इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कम है तो पूरा ग्लास नहीं भरा। अब बच्ची क्या कोशिश कर रही है कि एक जग, बड़ा जग है पानी से भरा हुआ, उसको एक ग्लास में भरने की कोशिश कर रही है, तो पानी नीचे गिर रहा है ना। तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि 1 लीटर की बॉटल है ये वाली बॉटल 500 ml की है, या फिर आपका जो ग्लास है वो 200 ml का है। तो ये नेट क्वांटिटी बॉटल्स की लिखी जाती है। ये क्या होती है? ये उस बॉटल की वॉल्यूम होती है। तो 1 लीटर की बॉटल है यानी कि उस बॉटल की जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। अब आप उसमें 1 लीटर ही पानी भर सकते हैं, उस बॉटल में 1 लीटर से ज़्यादा पानी अब उसमें आप नहीं भर सकते हैं। जैसे कि 500 ml की जो पानी की बॉटल है आप उसमें 500 ml ही पानी भर सकते हैं, इसकी वॉल्यूम 500 ml है, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मिल्क जिनको 500 ml लिखा गया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इन बॉटल्स की वॉल्यूम इतनी है। तो वॉल्यूम कितनी है इन बॉटल्स की?
इन बॉटल्स की वॉल्यूम है 500 ml और जो पानी की 1 लीटर की बॉटल होती है उसकी वॉल्यूम होती है 1 लीटर। ml छोटी वैल्यू होती है ना लीटर से। चलो, तो आपने समझा कि अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, अलग अलग मटेरियल होते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं। हाउएवर ऑल मटेरियल डू नॉट पोजेस ऑल द प्रॉपर्टीज़, है ना। हर मटेरियल में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, है ना। किसी चीज़ में लश्चर है तो किसी चीज़ में है, कोई चीज़ हैवी है, किसी की वॉल्यूम कम है, किसी की ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमने समझ ली। वॉल्यूम क्या होती है? जो आपका जैसे ग्लास है उसमें कितना सामान आ सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है। जो उसकी कैपेसिटी है ना कि भाई ये 200 ml की का ग्लास है, ठीक है, तो 200 ml उस ग्लास की कैपेसिटी है, यानी कि 200 ml उस ग्लास की वॉल्यूम है। ठीक है, आ गया समझ? होपफुली अच्छे से आ गया होगा। अब व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टीज दैट आर पोजेस्ड बाय ऑल मटेरियल। तो मास और वॉल्यूम ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सारे के सारे मटेरियल्स हैं उसमें प्रेजेंट होती है। तो हमने मास देख लिया यानी कि उसका भार क्या है, वॉल्यूम देख ली यानी कि उसमें कितना सामान आ सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। ये दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब ये दो प्रॉपर्टी हमने देखा कि किसी भी चीज़ में होती हैं। अब वो चीज़ क्या है? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। तो वो चीज़ जो है ना जिसके बारे में, जिसका मास है और जिसकी वॉल्यूम के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो चीज़ मैटर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़, एनीथिंग जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका मतलब वो जगह लेती है कोई चीज़ और उसका कुछ भार होता है, यानी कि उसका कुछ मास है। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ भार है वही मैटर होती है। मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड यूनिट्स टू मेजर आर ग्राम एंड किलोग्राम। देखो, अब किसी भी चीज़ का आपको भार मेजर करने के लिए कोई यूनिट चाहिए कि भाई ये चीज़ तो 1 किलो की है, ये सब्जी तो इतने ग्राम है, 250 ग्राम है ना। तो इस तरीके से तो मास हमें क्वांटिटी ऑफ मैटर देती है और उसकी जो यूनिट है कि हम मास को मेजर कैसे करें, कितनी भारी है, वो हमारी ग्राम या फिर किलोग्राम में हम लोग मेजर करते हैं। और कोई चीज़ कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, यानी कि कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है, वो उसकी वॉल्यूम होती है। और वॉल्यूम को हम लोग लीटर या फिर मिलीलीटर में मेजर करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास होता है वो मैटर है। अब मैटर का जो ये मास है इसको हम क्या कहेंगे? भार, और इसकी यूनिट केजी होती है। ठीक हो गया। और जो चीज़ स्पेस ले रही है यानी कि कुछ जगह ले रही है, यानी कि वॉल्यूम, वो हम लोग कैसे लेंगे कि भाई कितना लीटर है या फिर कितना ml है, कितनी जगह वो घेर रही है। तो यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम वो लीटर या फिर मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताया गया है कि केजी जो है वो SI यूनिट होती है मास की। इम्पॉर्टेंट है ये कि मास की SI यूनिट क्या है? केजी है। ठीक हो गया। और हम केजीज एस नहीं लगाते हैं, 7 kg लिखते हैं, 7 kgs नहीं लिखते। तो यही बताया गया है। दूसरा हम लोगों को बताया गया है कि SI यूनिट जो है वॉल्यूम की वो हमारी क्यूबिक मीटर होती है। और 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछी जा सकती है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है? वो 1000 लीटर के बराबर होता है। हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब बच्ची सोच रही है क्या एयर भी एक मैटर है? क्यों? क्योंकि मैटर क्या होता है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें कुछ मास होता है। तो सारे मटेरियल हमारे आसपास जो होते हैं हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो मैटर होते हैं या नहीं होते, है ना। तो वाटर जो है वो मैटर है ना। वाटर मैटर है क्योंकि वाटर में भार होता है, वो स्पेस भी लेता है। सैंड भी जो है वो मैटर है, क्यों? उसमें भी भार होता है, वो भी स्पेस लेता है ना। एयर भी मैटर है क्योंकि भले ही वो हल्की हो बट उसमें कुछ तो भार है और वो जगह भी घेरती है। यस, इसका आंसर यस है कि हाँ भाई एयर इज़ मैटर, बट उनका जो वेट है वो थोड़ा कम होता है। मटीरियल आर टाइप्स ऑफ मैटर यूज्ड इन क्रिएशन और मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सामान ना वो मैटर है क्योंकि वो सामान जगह घेर रहा है और उसमें कुछ भार है।
हमने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर में। ये देखा कि सारे मटेरियल अलग अलग दिखते हैं और उनका बिहेव भी अलग अलग होता है। हम मटेरियल को उनकी सिमिलैरिटी या फिर डिफरेंसेस के बेसिस पे जो है वो ग्रुप भी कर सकते हैं। ग्रुपिंग यूज़फुल होती है ताकि हम पैटर्न्स को समझ सकें कि कौन सी चीज़ है ना। ग्रुपिंग कर देते हैं तो भाई ये इस कलर का है तो सारे एक कलर के एक साथ, या फिर ये सारा का सारा गोल्ड है तो वो एक साथ रख दिया, तो इस तरीके से है ना। तो ग्रुपिंग हम लोग सिर्फ सामान की नहीं करते, हम लोग पत्थरों की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, इनकी भी करते हैं। तो हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड में पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग लिविंग, नॉन लिविंग, है ना, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी थी। तो अब ये है कि प्लास्टिक की इन्वेंशन से इंसान की ज़िंदगी अच्छी हुई है या फिर ख़राब हुई है, ये आप लोगों को सोचना है। तो हमने एक्सप्लोर किया काफ़ी सारे मटेरियल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा। बच्चा कहता है कि येस बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो कि हम आज देखते हैं वो पहले ज़माने से भी होते थे। तो मैं क्यूरियस हूँ कि पहले ज़माने में लोग चीज़ों को कैसे क्लासीफाई करते थे। तो ये देखिए एक संस्कृत का टेक्स्ट है। सिमिलर मतलब सिस्टम एग्जिस्ट करता है आयुर्वेद में भी चीज़ों को ग्रुप करने का। तो इस श्लोक में हम लोगों को बताया गया है कि 20 प्रॉपर्टीज़ उनके मतलब गुण होते हैं, 10 पेयर ऑफ ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है चीज़ें को कि कैसे हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं उनके वेट पर। वो धीरे चलती हैं या फिर तेज़ चलती हैं, वो ठंडी है कि गर्म है ना, ऑयली है, स्मूथ है, सॉलिड, सॉफ्ट, स्टेबल। तो अलग अलग तरीके से 20 तरीके निकाले हुए हैं किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के। मतलब 10 हैं और 10 उसके ऑपोजिट है कि कोई चीज़ हैवी होगी, कोई स्लो होगी, कोई चीज़ हैवी होगी, कोई फास्ट होगी, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। थैंक यू।